क्यों नहीं आए? अरे भाई तैयारी कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 प्री एक्टिव स्टेज, नंबर 2 इंटरेक्टिव स्टेज और नंबर 3 पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो ये 3 स्टेज हैं, इन्हीं के आधार पर टीचिंग को निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में टीचर जो है वो क्लास के अंदर नहीं बल्कि क्लास के बाहर है, अपने घर पे है, स्टाफ रूम में है, बैठ के तैयारी कर रहा है कि क्लास में कैसे पढ़ाना है उसके लिए। तो क्या करेगा? पहले एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाएगा, कोई स्ट्रेटजी बनाएगा, लेसन प्लान बनाएगा, कंटेंट को सर्च करेगा, चाहे वो बुक से करेगा या नेट से करेगा, और रेफरेंस बुक की स्टडी करेगा। इस स्टेज में टीचर प्लानिंग करता है, चिंतन करता है, इसलिए इस स्टेज को प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है और कॉन्सेप्चुलाइज स्टेज भी कहा जाता है। इसके लिए टीचर क्लास में जाने से पहले बच्चों की एज, मेंटल लेवल, एक्सपीरियंस और क्लास के आधार पर कोई विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करता है। और हम जानते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो टॉपिक के होते हैं, जैसे कि गति को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र गति की व्याख्या कर सकेंगे, इस तरीके से कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हैं। इसलिए हमारी वीडियो भी है और क्लियर करने के लिए उसे देख सकते हैं। शिक्षण उद्देश्यों के चयन के बाद टीचर का काम होता है कि वो कंटेंट का चयन करे, और कंटेंट ऐसी हो जो बिल्कुल सिंपल हो और बच्चों की एज के अनुसार हो और उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रख के ही वो कंटेंट तैयार की गई हो। और जो पाठ्यवस्तु है उसकी नेचर और उसका स्ट्रक्चर, इस सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, मान लो गति पढ़ाना है तो कैसे प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, क्यों पढ़ाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कंटेंट सिलेक्शन के बाद टीचर ये निर्धारित करता है कि आखिर जो विषय वस्तु है उसको कैसे पढ़ाया जाए, किस शैली से पढ़ाया जाए, किस स्टाइल से पढ़ाया जाए। मीन्स कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसके लिए पढ़ाएं या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में पढ़ाएं। TLM का प्रयोग करते रहें, बीच बीच में ब्लैक बोर्ड का भी यूज करें, क्वेश्चन आंसर का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें बच्चे को ध्यान में रख के ही की जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 टीचिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी शब्द सेना से लिया गया है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कहीं करनी है तो हवाई जहाज़ का भी इंतजाम करना है, बम का भी इंतजाम करना है, किस समय बमबारी करनी है, कहाँ थल सेना लगानी है, कहाँ जल सेना लगानी है, कहाँ वायुसेना लगानी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही टीचिंग में कि कौन सा मेथड लगाना है, फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है या फिर डेमोस्ट्रेशन मेथड है, कौन सा टीचिंग मैगजीम्स लगाना है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लगाना है, एनालिसिस टू सिंथेसिस लगाना है, क्लास को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टैक्टिक्स लगानी है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो उसको आगे बिठा सकते हैं या उसे कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं। वो एट ए टाइम होती हैं जो आप निर्धारित करते हैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के। पॉइंट नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। जब हम शिक्षण व्यूह रचना का चयन कर लेते हैं उसके बाद में शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए या फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे ये डिसाइड कर लेते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे ये भी निश्चित कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है या डेमोस्ट्रेशन मेथड है, तो अब ये 2 मेथड हमने चयन कर लिए, इनका ही हम प्रयोग करेंगे। कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे कि एग्जांपल देंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे, और फिर कौन सी TLM किस समय प्रयोग करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें निर्धारित की जाती हैं। इंटरैक्टिव स्टेज में अब टीचर बाहर से यानी स्टाफ रूम से आपके क्लास में आ चुका है। जब क्लास में आ गया है तो वो क्या क्या करेगा, जो तैयारी करके आया है उसके लिए प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने। वो चाहे TLM की हेल्प से हो सकती है या कोई भी माध्यम हो सकता है कि वो उसको बच्चे के सामने उस कंटेंट को प्रेजेंट करता है। लेकिन इससे पहले जैसे ही क्लास में आता है अपना अटेंडेंस रजिस्टर उसने रखा और पूरी क्लास के लिए देखता है, उसके साइज को देखता है, कौन बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, कौन बच्चा मुझे टीचिंग में सपोर्ट करेगा, कौन बच्चा ऐसा है जो हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से परसेप्शन पूरी क्लास का वो कर लेता है और इसी में निदान भी किया जाता है और फिर एक्शन और रिएक्शन होता है। टीचर क्लास में आने के बाद में ये देख लेता है
सरसरी नज़र डाल के कि अच्छे बच्चे कहाँ बैठे हैं, कमज़ोर बच्चे कहाँ बैठे हैं। और साथ में जो छात्र हैं वो भी टीचर को देखते हैं कि वो किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, उनके बोलने का तरीका कैसा है। इसलिए आप क्लास में जब जाएं तो इफ़ेक्टिवली बोलें, इफ़ेक्टिवली पढ़ाएं। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक में पूरी तरीके से जाते हैं, सारी सेनाएं काम करती हैं, ऐसे ही आप बिल्कुल वहाँ पे जंग जीत के नहीं आनी है, लेकिन इंटरेक्शन इतना प्रभावशाली रखना है ताकि टीचिंग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो। पॉइंट नंबर 2, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि अगर बुखार है तो वो चेक करता है कि आखिर वजह क्या है, कि ब्लड टेस्ट कर लो, हो सकता है टाइफाइड हो, या फिर यूरिन टेस्ट कर लो, डायग्नोसिस करता है। इसी प्रकार टीचर भी स्टूडेंट का लेवल, प्रीवियस नॉलेज, एबिलिटी, कैपेसिटी, एटीट्यूड, इंटरेस्ट आदि के आधार पर ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार बच्चों के लिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव टीचिंग हो। क्रिया प्रतिक्रिया, पॉइंट नंबर 3, इसमें जो टीचर है वो वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन करता है स्टूडेंट्स के बीच में, और कौन सा स्टिमुलस देना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्या फीडबैक देना है और कैसे रीइंफोर्समेंट देंगे उसके लिए, और कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी हैं जिनको अब हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे, इसको सुनिश्चित करता है। साथ ही क्रिया प्रतिक्रिया दोनों तरफ से होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो टीचर जवाब देता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट जवाब देता है। स्टिमुलस सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन के लिए ये ध्यान रखेंगे कि हम एसआर थ्योरी का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आरएस थ्योरी का प्रयोग कर रहे हैं। एसआर थ्योरी पावलोव का कि पहले स्टिमुलस देंगे फिर रेस्पॉन्स कराएंगे, और बीएफ स्किनर में कि पहले रेस्पॉन्स करेगा फिर स्टिमुलस देंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है। और हम जानते हैं कि स्टिमुलस जो है ऐसी परिस्थिति, घटना या व्यक्ति अथवा वातावरण में परिवर्तन होता है जो छात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। जैसे मान लो कि आपने रसगुल्ला देखा किसी पार्टी में और आपके मुंह में पानी आया, तो ये स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस देते समय ये ध्यान रखें कि अगर आपने कहा है तो दें ज़रूर। जैसे मान लो आपने कहा कि बेटा ये कविता आप हमें ट्विंकल ट्विंकल सुना दो तो हम आपको चॉकलेट देंगे, तो ये जो चॉकलेट है ये स्टिमुलस है और ज़रूर आप उस बच्चे के लिए दें। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक हम जानते हैं कि उसकी गलतियों के लिए, कमियों के लिए या फिर अच्छाई के लिए दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, प्राइवेट कंपनी वाले हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले हैं कि 5 स्टार 3 स्टार आप लोग रेटिंग देते हैं उसके लिए। उस आधार पर अगर कमी है तो दूर करते हैं और अच्छाई है किसी में तो इसको कंटिन्यू रखते हैं और उसको पुरस्कार देते हैं। साथ ही रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। रीइंफोर्समेंट हम जानते हैं कि उस क्रिया को पुनः घटित होने की संभावना को बढ़ाता है जो क्रिया पहले से की जा रही है। तो ये जो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट है ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में उसके लिए आप कोई पुरस्कार दे दें या शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसे शब्द बोल दें, कोई सर्टिफिकेट दे दें, तो ये फिर उसके लिए पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव में उसके लिए दंड दे दिया आपने, डांट फटकार दे दी। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप धनात्मक या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हों तो उसको तुरंत दें। आपने कहा कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, बच्चे ने कहा 2 प्रकार का होता है, और आप उसको तुरंत जवाब नहीं देते हैं, थोड़ी देर के बाद कहते हैं या अगले दिन कहते हैं हाँ आप सही कह रहे थे, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इंटरैक्टिव स्टेज का आखिरी पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी छात्र की एज के अनुसार, प्रीवियस नॉलेज के अनुसार, क्लास के अनुसार, अब उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तीसरी जो स्टेज है पोस्ट एक्टिव स्टेज, उत्तर क्रिया अवस्था। अब पहले तैयारी कर ली, क्लास में पढ़ा दिया, अब टीचर क्या करेगा, जो कुछ पढ़ाया है, जो उद्देश्य सोच के वो आया था, उसने टॉपिक तो पढ़ा दिया, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, और हुई है तो किस सीमा तक हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्यों बच्चे सीख नहीं पाए, क्यों लर्न नहीं कर पाए। तो इसके लिए अब वो इवैल्यूएशन करेगा। इस स्टेज में मूल्यांकन होता है, चाहे वो फॉर्मेटिव करता है या फिर वो समेटिव करता है या फिर क्राइटेरियन टेस्ट लेता है या फिर नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट लेता है या फिर वो सीसीई करता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इनके आधार पर वो बच्चों का मूल्यांकन करता है, तब ये डिसाइड करता है कि हाँ मैं जो उद्देश्य सोच के आया था, मैंने जो उद्देश्य बनाए थे वो अचीव हो गए और बच्चे सीख गए। टीचिंग समाप्त हो जाने के बाद में उत्तर क्रिया अवस्था में, पोस्ट एक्टिव स्टेज में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में कितना चेंज हुआ।
कि जो हम चाह रहे थे कि जिस सीमा तक परिवर्तन आए कि वो आया कि नहीं आया। अगर परिवर्तन आ गया है तो समझ लें कि हमारी जो टीचिंग है वो सफल हो गई है, और यदि चेंज नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग में कमी है। पॉइंट नंबर 2, इवैल्यूएशन के लिए एप्रोप्रिएट टेक्निक्स का चयन। तो हम जो भी टेक्निक का प्रयोग करें वो रिलायबल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और फिर वैलिड भी होनी चाहिए। फिर हम किस डोमेन का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, कॉग्निटिव का करना चाह रहे हैं, अफेक्टिव का करना चाह रहे हैं या फिर साइकोमोटर का करना चाह रहे हैं, इन पक्षों को भी हम ध्यान में रख के ही मूल्यांकन की विधि का चयन करते हैं। मूल्यांकन को करने के लिए हम फॉर्मेटिव या फिर सम्मेटिव टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम एसे टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम उसका जो अचीवमेंट लेवल है उसको हम जान सकें। ऑब्जेक्टिव स्टेज का लास्ट पॉइंट, चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड या फिर फीडबैक टू टीचिंग। अब हमने जो कुछ मूल्यांकन कर लिया है उसमें कोई कमी रह गई है और जिस उद्देश्यों को लेके हमने टेस्ट लिया था या बच्चे को पढ़ाना चाह रहे थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम उसका फीडबैक लेते हैं आखिर कहाँ कमी रह गई, और इसी फीडबैक के आधार पर हम अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, जैसे कौन कौन से मेथड यूज किए थे, क्या मैगजिम्स था, क्या टैक्टिक्स थी, इन सब में चेंज लाते हैं और टीचिंग को फिर से प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टीचिंग की जो 3 स्टेजेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, आपकी समझ में आ गई होंगी। और एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप इन तीनों फेजेस को ध्यान में रख के शिक्षण कार्य करें, तभी आप एक इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे और एक प्रभावशाली शिक्षक कहलाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।